जय भारत। आज हम 6th क्लास का चैप्टर फर्स्ट विविधता की समझ पूरा करेंगे। जैसा कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट अपना बेस्ट क्लियर करते हुए स्टैंडर्ड तक पहुंचते हैं, वो कोई चीज़ नहीं छोड़ते, वो हर चीज़ के नोट्स बनाते हैं। वो हर चीज़ को सीरियस लेते हुए उस टॉपिक को अपने माइंड में क्लियर करने की कोशिश करते हैं और इसी तरह हम भी अपना बेस क्लियर करते हुए 6 से लेकर 12 तक पहुंचेंगे और फिर आगे स्टैंडर्ड करेंगे। तो इसी क्रम में आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है कक्षा 6 का चैप्टर है हमारा फर्स्ट विविधता की समझ। अब आप बोलो कि विविधता क्या है? क्या है विविधता? विविधता क्या है? भिन्नता, एक दूसरे से अलग अलग होना, यही क्या है? विविधता। और आज हमने हमारे भारतीय समाज की विविधता को ही समझना है। इस क्रम में हम जब चैप्टर शुरू करते हैं तो पहले हम आपको पूरा चैप्टर रीड करके सुनाएंगे। हम चैप्टर लगातार रीड करते जाएंगे और बीच में जहाँ मैं स्टॉप कहूँ वहाँ पर मैं आपको किताब से हटकर समझाने की कोशिश करूँगी और जब मैं आपको स्टार्ट बोलूँ तो इसका मतलब मैं आपको किताब में से जहाँ पर मैंने लाइन छोड़ी है वहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया है। तो आप भी लगातार अपने ध्यान को किताब पर PDF पर केंद्रित करें और हर चीज़ को समझते हुए आगे चलें। जब आपको चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको इसका सारांश समझाया जाएगा और इस तरह आज हमारी विविधता का चैप्टर पूरा होगा। शुरू करते हैं। अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक बनाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी सारी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। स्टॉप। इसका मतलब है इस चैप्टर में हमें क्या समझाया जाएगा कि भारत इतनी विविधता वाला देश कैसे है। भारत में इतनी विविधता क्या पहले से ही चली आ रही है, या फिर भारत में जो ये सभी विविधता है यह भिन्नता के ही रूप हैं, एक दूसरे से अलग होना क्या यही विविधता है? तो इस टॉपिक ये जो प्रश्न है इसका जो आंसर है हमें इस चैप्टर में मिलेगा। स्टार्ट। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। अपने अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको जो है अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। स्टॉप। इस पैराग्राफ में यह समझाया गया है कि हम साथियों से, अपने दूसरे साथियों से और समाज के अन्य व्यक्तियों से कई तरह से भिन्न है। हम रहन सहन में भी भिन्न हो सकते हैं, हम अलग अलग क्षेत्रों से आ सकते हैं, हमारी चित्रकारी का तरीका अलग अलग हो सकता है, हमारा बोलने का या हमारा व्यवहार अलग हो सकता है और कई मामलों में हम एक दूसरे के साथ हमारे जो जवाब हैं, जो
सूचियाँ हैं वो हूबहू मिल सकती हैं और कई मामलों में हम अलग भी हो सकते हैं। यही है विविधता। अब आगे एक कहानी दी गई है दोस्ती करना। इसमें एक गरीब, अनपढ़ और अखबार बेचने वाला बच्चा, दोनों के नाम समीर है, इसमें इसमें समीर 1 और समीर 2 होंगे, को दिखाया गया है। और दूसरा जो है वो एक पढ़ा लिखा बच्चा है, उसका नाम भी समीर है और वो क्या जानता है, वो इंग्लिश जानता है। तो इस कहानी को हम पहले पढ़ेंगे और फिर अंत में इसका सारांश आपको समझाया जाएगा। स्टार्ट। दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के ने के लिए था, जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्ला चिल्ला कर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं, वह बोला। मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के रूप में के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट, उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहां पर था। वह मुस्कुरा रहा था, अखबार बेचने वाला, और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जुबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना। वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो? हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथों में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था।
अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया? स्टॉप। यहाँ पर कहानी सुनाई गई है समीर एक और समीर दो की। दोनों समीर हैं। एक जो अखबार बेचता था वो मुस्लिम है, और जो अखबार लेता था, जिसे इंग्लिश आती थी और जो पढ़ा लिखा था, जो साइकिल पर आता था, उसके क्या है भी, वो उसको अंग्रेजी आती है और वो हिंदू है। इस दोनों की कहानी बताई गई है, और इस कहानी का अब आगे जो है, अभी दोनों में सांप्रदायिक भेदभाव भी है, और आर्थिक स्थिति से भी दोनों में भेदभाव है, और शिक्षा ज्ञान के मामले में भी दोनों में भेदभाव है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे तो जो ऊपर की कहानी है उसका सार जहाँ बताया गया, और इस कहानी को इस चैप्टर में लेने का मतलब क्या था, इसका क्या उद्देश्य था, ये यहाँ पर बताया गया है। स्टार्ट। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग हैं। जहां समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए, समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास नए अवसर हैं और न ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार की होती और आप बस वहीं बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। स्टॉप। अब ऊपर आपको कहानी सुनाएगी समीर एक और समीर दो की। दोनों में भेदभाव क्या क्या थे आपको बताया गया। एक तो उनमें उनके जो संप्रदाय मतलब कि धर्म में भेदभाव था। अखबार बेचने वाला मुस्लिम था और जो साइकिल पर आता था वो हिंदू था। एक उनके शिक्षा स्तर में भेदभाव था। जो अखबार बेचता था वो हिंदी बोलता था और जो अखबार लेता था साइकिल वाला, उसे अंग्रेजी भी आती थी और वो पढ़ा लिखा भी था। एक जो अखबार बेचता था वह आर्थिक स्थिति से कमजोर था, जबकि जो अखबार लेता था वह आर्थिक स्थिति से समृद्ध था। लेकिन इन भेदभावों के होते हुए भी दोनों ने आपस में दोस्ती की क्योंकि वे दोस्ती करना चाहते थे। अब
इसमें आगे यह समझाया गया है कि जो भारत में जो इतना आर्थिक जो स्थिति से कमज़ोर कोई भी वर्ग है, तो वो विविधता में नहीं आता। मतलब हम विविधता बोल सकते हैं कि हमारे भारत में बहुत विविधता है, लेकिन यदि कोई वर्ग आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होना भी विविधता है, ये विविधता नहीं है। आज हमारे भारतीय का एक बड़ा वर्ग आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होने का कारण उसके पास संसाधन, उसके पास आज खुद को विकसित खुद का विकास करने के लिए जो आवश्यक जो महत्वपूर्ण संसाधन है वो नहीं है। इसका कारण जाति प्रथा भी माना जाता है। आपको पता होगा कि हमारे प्राचीन काल में क्या होता था, समाज को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम होता था पूजा अर्चना का कार्य करना, और जो क्षत्रिय होते थे उनका काम होता था जंग युद्ध वगैरह करना, और जो हमारे वैश्य होते थे उनका काम था व्यापार, पशुपालन, कृषि आदि करना, और जो हमारे शूद्र होते थे उनका कार्य था तीनों जो ऊपर के वर्ग हैं उन तीनों की सेवा करना। तो क्या हुआ, अभी जो शूद्र जो नीचे का जो वर्ग था, जब वो उसकी उनकी पीढ़ियां आगे बढ़ी, तो तो उनका एक बड़ा जो वर्ग था जो वर्ग था उनका बड़ा, वो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो गया, और उसी के कारण आज हमारे जो एससी और एसटी और जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर वर्ग हैं, अन्य पिछड़े वर्ग हैं, उनको नौकरियों में या फिर राजनीति में भी आरक्षण दिया जाता है, और ख़ास करके महिलाओं को इतना ज़्यादा दबाया कुचला गया है प्राचीन समय से लेकर ही। तो इसलिए हर चीज़ में जैसे जॉब्स हैं, भले ही वो पंचायती राज है, गांव स्तर पर जो हमारे के चुनाव वगैरह होते हैं, जो स्थानीय स्वशासन है, वहाँ पर भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, कम से कम 1/3 आरक्षण है। तो उसकी गवर्नमेंट ने व्यवस्था की, जब भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना, आज़ाद हुआ भारत अंग्रेजों से, तो हमारे भारतीय जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने जो आर्थिक स्थिति या फिर रूढ़िवादी सोचों के कारण जो हमारी दबले कुचले वर्ग थे, जैसे महिलाओं को रूढ़िवादी सोच की वजह से दबाया कुचला गया था, और जो हमारे शूद्र जाति थी उसको अपने मतलब कि जाति व्यवस्था के आधार पर उसको दबाया कुचला गया था। तो इन कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए इन्हें हर चीज़ में आरक्षण दिया गया। तो यही बात यहाँ बताई गई है कि आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होना विविधता का रूप नहीं है, इसे हम विविधता नहीं मान सकते, लेकिन वैसे अन्य चीज़ों में भिन्नता होना विविधता है। और विविधता क्यों है हमारे जहाँ हमारे भिन्नता क्यों है, तो इसका कारण हमारे जहाँ प्राचीन समय से चली आ रही प्रथाएं भी हैं, और साथ में जाति व्यवस्था भी है। यही इस टॉपिक में बताया गया है। आगे हम पढ़ते हैं विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है। स्टार्ट। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है या समृद्ध करती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे, और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानियां बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियां बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्ती की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियां लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी हैं
उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल एवं सफेद, एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू, समान रूप से केवल दो पशु पंछी को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरण और कौआ, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हों। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियां लिख पाएंगे। स्टॉप। इस पैराग्राफ में जो विविधता है वो हमें समृद्ध कैसे बनाती है, इसके बारे में ये सारा पैराग्राफ था। इसमें यह बताया गया है कि जितनी ज़्यादा विविधता होगी, हम उतने ही ज़्यादा एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे। हम अब जब हमारे में विविधता होती है तो हम क्या करते हैं, अलग अलग कहानियाँ लिखते हैं, अलग अलग हमारी सोच होती है और बहुत सी भिन्नताएं पाई जाती हैं। और यदि हम सभी चीज़ एक ही हो, एक ही तरह का खाना खाते हो, एक ही तरह का रहन सहन हो, एक ही तरह की भाषा हो, एक ही तरह की हमारा काम हो, तो फिर वहाँ विविधता नहीं होती, वहाँ सब कुछ एक ही होता है। लेकिन विविधता भी हमें समृद्ध बनाती है। एक दूसरे के साथ मिलजुल के साथ रहना, उनके साथ बातचीत करना, अपने विचारों का आदान प्रदान करना, विचार विमर्श करना। तो इस टॉपिक में सिर्फ यही बताया गया है कि विविधता का जरूरी नहीं कि हर बार नेगेटिव ही इफेक्ट हो। विविधता हमारे समाज को दृढ़ भी बनाती है, समृद्ध भी बनाती है। इस टॉपिक में यही बताया गया है। अगला दिया टॉपिक, भारत में विविधता। स्टार्ट। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। अब स्टॉप। भारत में क्या है? भारत में विविधता है। भारत में खान पान, रहन सहन, काम करने के तरीके क्या सब कुछ अलग है, ठीक है। लेकिन जो हमारा जो तरीका है ना हर चीज का, वो सेम ही है। मतलब कि थोड़ा सा उसमें भिन्नता है, थोड़े से हमारे तरीके अलग हैं, बाकी सब कुछ सेम ही है। भारत में इस तरह की विविधता पाई जाती है, ठीक है। इस टॉपिक में यही बताया गया है। अगला टॉपिक है, हम विविधता को कैसे समझें। अब हमें क्या करना है, अगर इस टॉपिक में विविधता को समझना है। अब आपको पीछे क्या क्या पता चला, आपको पीछे पीछे पता चला, आपको एक बच्चे की तरह समझाया गया है, आपको कहानी सुनाकर बताया गया है। समीर एक और समीर दो की कहानी सुनाई गई है, फिर उनमें भेदभाव बताया गया है, फिर आपको यह बताया गया है कि विविधता इतनी क्यों है। क्या आर्थिक स्थिति से कमजोर होना भी विविधता का ही नाम है? नहीं। वो हमारे पीछे जाति व्यवस्था चली आ रही थी, तो उससे भी हमारे देश में विविधता आई है। और कुछ रूढ़िवादी सोचों के कारण विविधता आई है। और कुछ विविधता हमारे अलग अलग त्योहारों, धर्मों, हमारे अलग अलग और हमारे रीति रिवाजों, अलग अलग सांस्कृतिक परंपराओं आदि के कारण आई है। तो ये आगे आपको बताया गया है कि जो विविधता है वो हमें हमारे समाज को सुदृढ़ बनाती है, एक करती है और एकता के सूत्र में बांधती है। आगे बताया गया है कि भारत में विविधता कई तरह की है और सभी लोग काम करते हैं, लेकिन उनके काम करने के तरीके क्या हैं, अलग अलग हैं, यह बताया गया। अब आपको अगला टॉपिक यह बताया गया है कि हम विविधता को कैसे समझें। जैसे कि इस पाठ का नाम ही है विविधता की समझ। सबसे मेन क्वेश्चन यही है कि हम विविधता को कैसे समझें। स्टार्ट। हम विविधता को कैसे समझें। करीब 200-225 वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग कई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। उसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे कई नई जगह जाकर बस जाते थे।
कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन-सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान-प्रदान होता और धीरे-धीरे एक मिश्रित यानी मिली-जुली संस्कृति उभरती। अगर अलग-अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग-अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बिठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान-पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों का क्या असर पड़ता है। स्टॉप। इस पैराग्राफ में विविधता के समझ में यह बताया गया है कि जो विविधता है वो कैसे फैली। जब एक क्षेत्र में एक तरह के लोग प्राचीन समय से रहते आ रहे हैं तो फिर विविधता कहाँ से आ गई। तो इसके लिए कारण बताए गए हैं कि पहले लोग युद्ध के कारण या फिर अकाल पड़ता था, जहाँ पर कई बार बहुत ज़्यादा अनाज तक नहीं मिलता था और कुछ अपने काम के लिए भी एक दूसरे से मिलने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और वहाँ रहते थे तो वहाँ की संस्कृति और अपनी संस्कृति के कुछ तत्वों को मिलाकर उनसे एक नई संस्कृति का उद्भव होता था और उनमें क्या विविधता आती जाती थी। वे कुछ चीज़ों में अपने पुराने सांस्कृतिक डरों पर ही चलते रहते थे और कुछ में वे वहाँ की संस्कृति, रीति-रिवाज, रहन-सहन है, वहाँ के त्योहार, धर्म आदि है, उसको अपना लेते थे और इस तरह वहाँ क्या आ जाती थी, विविधता आ जाती थी। ठीक है? आगे आपको इसमें बताया गया है कि वहाँ की जो विविधता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो उनकी संस्कृति, रहन-सहन, खान-पान इन्हीं तरीकों पर ही निर्भर करती है, उसी के कारण विविधता होगी, नहीं। वहाँ के भौगोलिक और जो भौतिक वहाँ का प्रदेश है, यदि वो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, मैदानी इलाके में रहते हैं, समुद्री तट पर रहते हैं, तो भौतिक वातावरण के कारण, उसके ऐतिहासिक के कारण भी वहाँ पर क्या बढ़ती है, विविधता बढ़ती है। अब विविधता होने का पहला कारण तो आपको बता दिया गया है कि एक दूसरे स्थान पर जाकर कुछ अपनी संस्कृतियों के डरों पर चलते रहना और कुछ आगे की संस्कृतियों जो आगे वहाँ के जो लोग रहते हैं वहाँ की संस्कृति को अपना लेना, इससे विविधता होती है। अब दूसरा कारण ये बताया गया है कि विविधता हमारे भौतिक जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ के भौतिक पर्यावरण आदि से भी होती है और इस चीज़ को समझने के लिए कि अ, किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों का भी असर होता है, यह समझने के लिए अब हम आगे लद्दाख और केरल का उदाहरण समझेंगे। लद्दाख का आपको पता है भारत का उत्तरी जो राज्य है, ठीक है, वहाँ अब तो वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। लद्दाख पहले अलग जम्मू कश्मीर एक राज्य होता था जिसका संविधान भी अलग होता था, लेकिन अब उन्हें दो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेशों में यानी यूटी में विभाजित कर दिया गया है। तो केरल आपको पता है हमारा सबसे नीचे जो समुद्र के तट पर बसा हुआ एक राज्य है और जो लद्दाख है वो हमारा उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है। तो अब हम हमारे विविधता में सांस्कृतिक पहलू को छोड़कर भौतिक और ऐतिहासिक भौगोलिक कारणों का हमारी विविधता पर असर होता है, यह समझने के लिए लद्दाख और केरल के उदाहरण से इसे समझते हैं। स्टार्ट।
लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है जहां पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है इसलिए पश्मीना शाल बहुत महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गायें, बकरी और याक होती हैं। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिससे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियां आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ कैसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले जहां आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी जहां आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले जहां आए अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की जहां बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से जहां पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं जिसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए जहां पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीनावल्ला कहते हैं। तलने के लिए जो लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहां के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। स्टॉप। अब आपको क्या बताया गया है, इसमें लद्दाख और केरल का उदाहरण लिया गया है और वहाँ की विविधता पर। अब लद्दाख में अलग विविधता है और हमारी जो केरल है वहाँ अलग विविधता है। उन दोनों विविधताओं पर वहाँ के भौगोलिक और ऐतिहासिक कारणों का प्रभाव बताया गया है भी कैसे पड़ता है। तो अब ये सारांश बताया गया है आगे। अब आप इसे पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किसी भी देश की, किसी भी जगह की विविधता पर वहाँ के सांस्कृतिक पहलू का ही प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि वहाँ के भौगोलिक और ऐतिहासिक कारणों का भी प्रभाव पड़ता है। स्टार्ट। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार का सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया।
जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीके धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। स्टॉप। अब आपको यहाँ बताया गया है कि वहाँ किसी भी देश क्षेत्र की जो विविधता है उसकी उस वहाँ की विविधता उस सांस्कृतिक पहलू के साथ साथ वहाँ की विविधता का वहाँ के ऐतिहासिक और भौगोलिक परिवेश से या भौतिक परिवेश से भी गहरा रिश्ता होता है। तो अब देखो केरल और लद्दाख में क्या अभी व्यापारियों चीनी और अरब दोनों व्यापारियों का आना हुआ। दोनों क्षेत्रों की विविधता वो जो भौगोलिक प्रवेश था वो अलग अलग था, ठीक है। लेकिन एक जो लद्दाख में वहाँ पर पश्मीना शॉल वगैरह बिकती है तो वहाँ से वहाँ भी व्यापारी व्यापार करते हैं, चीनी अरब आए वहाँ भी। और जो हमारे केरल है वहाँ पर भी इलायची मसाले मिर्च बिकते हैं, उगते हैं, उपजाऊ जमीन है। तो वहाँ पर भी क्या हुआ है कि व्यापारियों का आगमन हुआ है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सेम है लेकिन भौगोलिक क्या है, अलग है। तो इस तरह आपका एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर हल होता है। यदि आपको आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी क्षेत्र की विविधता पर वहाँ के सांस्कृतिक पहलू के साथ साथ वहाँ के ऐतिहासिक और भौगोलिक परिवेश का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इस बात को आप यहाँ से सिद्ध कर सकते हैं। अगला टॉपिक है विविधता में एकता। स्टार्ट। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म भाषा क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्हें एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। स्टॉप। अब आपको विविधता में एकता ये बताया गया है कि आपको विविधता की समझ आ गई। अब विविधता पर भौगोलिक और वहाँ का भौतिक और ऐतिहासिक पहलू का भी प्रभाव पड़ता है, ये भी आपको समझ आ गया। आपको विविधता की समझ आ गई, विविधता आई कैसे, विविधता इतने समय से चली कैसे रही, आपको ये भी समझ आ गया। अब आपको एंड में जो टॉपिक दिया गया था कि विविधता में एकता, विविधता में एकता है, इसका सबसे बड़ा साक्ष्य हमारा स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम सिपाही विद्रोह है। वो जहाँ पर भले वो केरल के स्वतंत्रता सेनानी हों और भले ही वो लद्दाख के हों, भले ही वो पश्चिम बंगाल के हों, भले ही वो आंध्र प्रदेश के हों, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वी पश्चिम भारत, सभी क्या हुए, सभी प्रदेशों के लोग एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अंग्रेजों को लगा था कि इनमें इतनी विविधता है, फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे थे। लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो अलग अलग प्रदेशों से आते थे उन्होंने बता दिया कि हम अलग अलग जुड़ हैं, हमें विविधता जुड़ है, लेकिन हम अपने ऊपर शासन करने वालों के खिलाफ एकजुट खड़े हुए हैं। तो यह विविधता का एक पॉजिटिव पॉइंट है। मतलब विविधता हमारे उपमहाद्वीप को समृद्ध बनाती है, जहाँ हमारे देश को, जो हमारे राज्य को समृद्ध बनाती है।
आगे गीत दिया गया है, इसे हम एक बार पढ़ेंगे। स्टार्ट। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। एक दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सुन्नी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक संग में एक रंग में, दामन भीगों के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत लोगों की जानें गई और उससे भी ज्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और जिन्हें विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। इसके साथ हमारा जो है आज का चैप्टर खत्म होता है। अब जो अंत में जो था पैराग्राफ, इसमें ये बताया गया है कि जो भारत की एकता थी, जरूरी नहीं है कि इसका नेगेटिव पॉइंट ही हो। भारत के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अलग अलग धर्म के, अलग अलग रीति रिवाजों के, अलग अलग परिवेशों में रहने वाले लोगों ने सबने मिलजुल कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और एक दूसरे के प्रति देशभक्ति का भाव रखते हुए आगे बढ़े। और उन्होंने हमारी विविधता ही थी जिसने एक राष्ट्र अपने तिरंगे झंडे का प्रतीक बनाते हैं। हमारी विविधता ने दूसरों के खिलाफ, जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ संघर्ष किया और अंत में विजय भी हासिल की। तो विविधता किसी भी देश को समृद्ध बनाती है, उस देश की जड़ों को मजबूत करती है, एकता के सूत्र में बांधे रखती है। यह इस पैराग्राफ में बताया गया है। आपको इस चैप्टर में शुरू से बच्चों की तरह कहानियां सुनाते हुए विविधता समझाते हुए आपको आगे लाया गया। फिर आपको विविधता क्यों आई ये बताया गया। फिर आपको विविधता कैसे एक परिवेश में स्थिर रहती है ये आपको बताया गया। फिर आपको ये बताया गया कि विविधता हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में कितनी है और हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में विविधता हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में विविधता की समझ, ये आपको बताया गया टॉपिक है। फिर आपको आगे बताया गया कि इसका महत्व क्या है विविधता का। फिर आपको बताया गया कि विविधता किसी भी क्षेत्र को समृद्ध सुदृढ़ बनाती है। फिर आपको बताया गया कि विविधता में एकता है। अंत में हमारी विविधता में एकता ही है। जो हमारा प्रथम सिपाही विद्रोह हुआ और जो हम प्रशासन करते थे, जो हमारा शोषण करते थे, तो उन्हें अपने देश से खदेड़ने में भरपूर समर्थन मिला।
इसके साथ आज का हमारा यह टॉपिक खत्म होता है। कल हम अगला चैप्टर करेंगे। आपको चैप्टर करवाने का नॉर्मल तरीका मेरा यही है कि पहले आपको पैराग्राफ पढ़ के सुनाना है, फिर उसका आपको सारांश बताना है। जहाँ पर मैं स्टॉप कहती हूँ वहाँ इसका मतलब है कि मैं किताब से हटकर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और जब स्टार्ट कहती हूँ तो इसका मतलब किताब से जिस लाइन पर मैंने छोड़ा है वहाँ से पढ़ना आपको शुरू कर दिया है। इसे इसे ऐसे ही मैंने आपको सारा चैप्टर कंप्लीट करवाया है। आशा है आपको चैप्टर समझ आया होगा। देखिए, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। कोई 20-15 किताबें हम इतने बड़े इंसान को कैसे घबरा सकते हैं? आखिरकार वो किताबें लिखने वाले ही तो भी तो इंसान ही थे ना। तो फिर इन किताबों को समझने की कोशिश करनी ज़्यादा ज़रूरी। ये यूपीएससी की रटने वाली चीज़ नहीं है, यूपीएससी समझने की चीज़ है। वहाँ पर आपको ये भी जो मैंने आपको पढ़ा दिया किताब में डायरेक्ट ये भी नहीं आने वाला है। वहाँ पर आपको अपनी समझ का सहारा लेना होगा, और समझ आपको कहाँ से विकसित होगी? आपकी समझ किताबों से विकसित होगी। तो इसलिए इन किताबों को, हर चैप्टर को बहुत ही गहराई से पढ़ें और उसको गहराई से समझने की कोशिश करें। आगे हम जितने भी आपको चैप्टर कराएँगे उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएँगे, और एंड में आपसे एमसीक्यू मतलब कि क्वेश्चन भी पूछेंगे, ताकि आपका रिवीजन भी साथ में होता रहे। एक ही क्लास में आपको पहले पूरा चैप्टर रीड करवाया जाएगा, साथ-साथ में हर टॉपिक का आपको सारांश बताया जाएगा, और स्टॉप और स्टार्ट कहते हुए साथ में आपको उस टॉपिक से अलग भी समझाने का प्रयास किया जाएगा। फिर आपको नोट्स दिए जाएँगे, नोट्स भी पढ़कर सुनाए जाएँगे। फिर आपको एमसीक्यू आपसे पूछे जाएँगे, ताकि आपका जो आपने जो पढ़ा है 1 घंटा में पहले, उसका सारे का सारा रिवीजन हो जाए। तो आशा है कि आप अपनी पढ़ाई में लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।